लोकप्रिय दुकान से नई घड़ी खरीदी थी। इसका बिल नंबर 356 है। आपके सेल्समैन ने घड़ी बहुत अच्छी होने का विश्वास दिलाया था, परंतु बड़े अफसोस के साथ लिखना पड़ रहा है कि वह घड़ी तीसरे दिन से नाको चबाने लगी है। नाको चबाने यानी अच्छी तरह से चल नहीं रही है, वो नाको चबाने लगी है। वह चलते चलते अचानक बंद हो जाती है। ऐसी घड़ी पहनकर मैं परीक्षा में समय का ख्याल कैसे रख पाऊंगा? मेरे यहाँ आकर न कभी गिरी है, न किसी ने उसके साथ किसी तरह की छेड़खानी की है, इसलिए विश्वास होकर उसके बारे में आपसे यह शिकायत कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस घड़ी को बदल दें और मुझे नई घड़ी देने की कृपा करें। मेरा मित्र कल आपके यहाँ आ रहा है। उसके हाथ में यह घड़ी बिल के साथ भेज रहा हूँ। आप नई घड़ी उसके हाथ भिजवा दें। आपका विश्वासी नरेश पंड्या। नरेश पंड्या। तो ये एक शिकायती पत्र था जिनके अंदर शिकायत लिखी है नरेश ने कि उसने जिस कंपनी के पास से घड़ी खरीदी थी वो घड़ी अच्छे से नहीं चल रही है, कभी भी बंद हो जाती है। इसलिए वो उनको पत्र लिखकर बताता है कि अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही आपके पास से घड़ी ली है, पर वो अब अच्छी तरह से सही तरह से चल नहीं रही है। आपके सेल्समैन ने तो इसका बहुत अच्छा इनके बारे में बहुत अच्छी चीजें बताई थी कि बहुत अच्छी है, अच्छी तरह से चलेगी। उन्होंने विश्वास दिलाया था अच्छे होने का, पर फिर भी ये 2-3 दिन में ही अच्छी तरह से नहीं चल पा रही है, बंद हो जाती है कभी भी। इसलिए मैं इनको वापस करना चाहता हूँ। तो मेरे पास आकर ना तो एक गिरी है और ना तो किसी ने इनके साथ छेड़खानी की है। आप मुझ पे विश्वास रखें, मैं आपको सच बता रहा हूँ। तो प्लीज आपके ऊपर मुझे विश्वास है, आप मुझे घड़ी बदल देंगे, ऐसा पत्र वो लिखता है। तो शिकायत पत्र है, उनके अंदर इस तरह से शिकायत दर्ज की जाती है, लिखी जाती है। राष्ट्रपति संबोधन है जहां आपको आपका नाम और संबंध दिखाना होता है। तो आपका विश्वासी नरेश पंड्या, और ये यहाँ पत्र पूरा हो जाता है। और दूसरा पत्र है, वो शिकायती पत्र था, एक खरीदारी का पत्र है। आरोग्य भवन गांधी मार्ग नवसारी 396445 में अशोक पारेख व्यवस्थापक हिंदी ग्रंथरलाकर CP टैंक मुंबई 400004 को पत्र लिखकर कुछ पुस्तकें मंगवाने हैं। तो वो खरीदारी करना चाहता है, कुछ पुस्तकें हैं वो वहां से मंगवाना चाहता है, इसलिए उसने पुस्तकों के बारे में बताया है। आरोग्य भवन गांधी मार्ग नवसारी ग्रंथ रत्नाकर CP टंग, इनमें अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है इसलिए ग्रंथ रत्नाकर, यहाँ त वर्ण है, ग्रंथ रत्नाकर। ठीक है, तो वो पत्र लिख रहा है। इनमें भी पता इस तरफ आपको लिखना है। 10 आरोग्य भवन गांधी मार्ग नवसारी 396445 15 जुलाई 2018। व्यवस्थापक को इस तरह से पत्र वो लिखता है। इनमें भी आपको विषय डालना है। प्रति श्री व्यवस्थापक हिंदी ग्रंथ रत्नाकर CP टैंक मुंबई 400004। ठीक है, तो ये पत्र लिख रहा है और यहाँ लिख रहा है। ठीक है, यहाँ जिनको लिखा है उसका पता, नाम और विषय है पुस्तकें मंगवाना। वो उनसे पुस्तक खरीदना चाहता है, इसलिए वो उनसे मंगवा रहा है बाय डाक, पोस्ट से। ठीक है, महाशय, आपका सूची पत्र कल ही प्राप्त हुआ। कृपया निम्नलिखित पुस्तकें की एक प्रति जल्दी ही ऊपर
लिखे पते पर बीपीपी द्वारा भेजने का कष्ट करे। तो वो कहता है कि आपकी सूची, जो उनके पास पुस्तकें हैं उन पुस्तकों की सूची यानी यादी आपकी सूची मिली और सूची के अनुसार वो उनको पत्र लिखकर कुछ पुस्तकें मंगवा रहा है और कहा है कि जल्दी से आप मुझे बीपीपी करके यहाँ भिजवा दीजिए। 300 रुपये अग्रिम मूल्य के रूप में मनी ऑर्डर से भेज रहा हूँ। साथ में वो 300 रुपये एक्स्ट्रा पहले से उनको भेज रहे हैं। फिर यहाँ पुस्तकों के नाम है, फिर लेखक के नाम। जो पुस्तकें उनको मंगवानी है और जिस लेखक की मंगवानी है वही सूची उसने बनाकर रखी है और वही लिख दिया है। इस तरह पुस्तक के नाम है चित्रलेखा और उनके लेखक भगवती चरण शर्मा, उन्हीं की उनको पुस्तक चाहिए। फिर है मानसरोवर भाग 1 और 2, प्रेमचंद जी की चाहिए उनको, प्रेमचंद मुंशी। फिर चंद्रगुप्त, तो वो है जयशंकर प्रसाद की, उनके लेखक है। फिर साकेत, तो मैथिली शरण गुप्त, ये चारों लेखक है, उन्हीं की ये पुस्तकें उनको चाहिए। इसलिए उसने परफेक्ट यहाँ पुस्तकों का नाम लिखा है और लेखक के नाम। सूची अच्छी तरह से बनाई ताकि जिनके पास है वो मंगवा रहे हैं वो अच्छी तरह से समझ सके कि उनको कौन सी पुस्तक चाहिए और किस राइटर की चाहिए। ठीक है, यह विश्वास रखिए कि मैं बीपीपी मिलते ही छुड़ा लूंगा। आशा है आप अपनी सूची में प्रकाशित सूचना के अनुसार इन पुस्तकों पर 10% छूट अवश्य देंगे। कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। भवदीय अशोक पारेख। इस तरह से उसने कहा है कि आपका बीपीपी आएगा तो मैं तुरंत ही छुड़वा लूंगा, क्योंकि बीपीपी में पैसे उनको पास मिलने के बाद उनको देने होते हैं, इसलिए वो छुड़वा लेंगे। और वो कहता है कि 10% आप मुझे इनमें छूट भी देंगे। और ये पत्र यहाँ पूरा हो जाता है। फिर अगला पत्र है वो है 32 बहुचर नगर, मक्कापुरा, वडोदरा 390010 से नंदा घोष, हेल्थ ऑफिसर, वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अपने मोहल्ले की अनारोग्य हालत के बारे में शिकायत करते हुए एक पत्र लिखती है। उनका उत्तर है 32 बहुचर नगर, मक्कापुरा, वडोदरा 390010, 5 नवंबर 2018। सेवा में श्री आरोग्य अधिकारी हेल्थ ऑफिसर को वो पत्र लिख रहा है। श्री आरोग्य अधिकारी हेल्थ ऑफिसर, वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वडोदरा। विषय है मोहल्ले की अनारोग्य हालत के बारे में शिकायत। अनारोग्य हालत के बारे में शिकायत। महोदय, मैं वडोदरा शहर की निवासी हूँ और मक्करपुरा में रहती हूँ। मोहल्ले के निवासियों की प्रतिनिधि के रूप में मैं इन पत्र द्वारा एक गंभीर बात की और आपका ध्यान खींचना चाहती हूँ। बहुत खेद के साथ लिखना पड़ता है कि हमारे मोहल्ले मक्करपुरा में आजकल गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। उनसे निकलने वाली दुर्गंध के कारण नागरिकों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। मच्छरों के कारण लोगों की नींद हराम हो गई है। गटरों से भी गंदा पानी बह रहा है। इन सब के कारण मोहल्ले की हालत बहुत खराब होती जा रही है। यहाँ के निवासियों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया है। आज तक ज्वर के कई केस हो चुके हैं। ज्वर यानी बुखार जो होता है ना। फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का आरोग्य विभाग यह सब देखकर भी अनदेखा कर रहा है। पता नहीं अधिकारी लोग किस नींद से सो रहे हैं। नागरिकों की शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आशा करती हूँ कि आप इस आवेदन पत्र पर शीघ्र ध्यान देंगे और मोहल्ले की दुर्दशा सुधारने के लिए तुरंत उचित कार्यवाही करेंगे। आपकी विश्वासी नंदा घोष। तो उनके मोहल्ले में जो गंदगी है उस गंदगी के बारे में वो वडोदरा के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके अध्यक्ष जो है उनको वो पत्र लिखती है उनके अधिकारी को और बताती है कि हमारे मोहल्ले में इतनी गंदगी है, हम बार बार शिकायत करते हैं
फिर भी यहाँ नजदीक के जो अधिकारी वो कुछ ध्यान नहीं देते, वो इस तरह से नींद में सोए हुए कि पता नहीं, बार बार कहने पर भी वो काम नहीं हो रहा है। तो वो इस तरह से हेल्थ ऑफिसर को उनके बारे में पत्र लिखकर बताती है। तो इस तरह से आपको पत्र लिखने हैं। ये पत्र 3 थे। और फिर यहाँ जो है ये कहानी है, आपको एग्जाम में कहानी भी लिखनी है। यहाँ मैं एग्जाम्पल के तौर पे अभी एक ही कहानी करवा रही हूँ, बाकी कहानियाँ मैंने पहले भी करवाई है। इनके अलावा भी और बहुत सारी कहानियाँ हैं जो आपको पूछी जा सकती है, तो आपको वो भी कर लेनी है। कौन सी पूछी जाएगी ये तय नहीं है, ठीक है। तो एक कहानी है, जंगल में बारहसिंगा, तालाब में पानी में अपने सुंदर सिंगों का प्रतिबिंब देखना, उनकी सुंदरता पर गर्व, अपने पतले पैरों को देखकर दुखी होना, अचानक एक चीते का आना, बारहसिंगा का पतले पैरों के बल भागना, एक झाड़ी में सिंगों का उलझ जाना, निकलने का असफल प्रयत्न, प्रायश्चित, मेरी सुंदरता ही मेरी मौत का कारण, सुंदरता का मूल्य। इस कहानी का नाम है सुंदरता का मूल्य। ये आपको कहानी दी गई, ये उनका प्रारूप है, उनके आधार पर आपको कहानी लिखनी है। तो कहानी का नाम है सुंदरता का मूल्य, या तो बारहसिंगा के सिंग, इनमें से कोई भी आप शीर्षक दे सकते हैं। तो एक घना जंगल था, उसमें एक बारहसिंगा रहता था। एक दिन क्या होता है, अभी आगे कहानी है। एक दिन पानी पीने के लिए बारहसिंगा तालाब के किनारे पहुंचा। तालाब के स्वच्छ दर्पण जैसे पानी में उसने अपना प्रतिबिंब देखा। अपने टेढ़े मेढ़े सुंदर सिंग देखकर उसे बड़ा गर्व हुआ, पर अपने पतले पैर देखकर वह दुखी हो गया। क्या हुआ? उसने कहा, काश मेरे पैर भी मेरे सिंगों की तरह सुंदर होते। उनको अपने शरीर को देखकर प्रतिबिंब में, वो तालाब में पानी पीने जाता है तो बारहसिंग का प्रतिबिंब उसमें दिखता है, तो वो अपने टेढ़े मेढ़े सुंदर सिंग को देखकर एकदम खुश हो जाता है। उनको गर्व होता है कि मेरे सिंग कितने अच्छे हैं, पर उनको पैर जो है वो देखकर वो दुखी हो जाता है और वो कहता है कि काश मेरे पैर भी मेरे सिंगों की तरह सुंदर होते, तो उनको बहुत अच्छा लगता था। ऐसा सोचना, वो ऐसा सोच रहा था। बारहसिंगा यानी हिरण के जैसा एक जो पशु होता है, हिरण के जैसा ही प्राणी है, पर इनके सींग है वो ऊपर से इस तरह से होते हैं और अटपटे टेढ़े मेढ़े होते हैं, पर सुंदर दिखते हैं। उनको बारहसिंगा कहते हैं। तो इस तरह से वो अपने प्रतिबिंब को देखकर खुश हो रहा था, अपने सिंगों को देखकर वो खुश हो रहा था, पर अपने पैर उसको अच्छे नहीं लगते थे। उसी समय एक चीता वहां आ पहुंचा। उसे देखते ही बारहसिंगा अपने पतले पैरों के बल पर तेजी से भागा, परंतु रास्ते में एक झाड़ी पार करते समय उसके सिंग झाड़ी में उलझ गए। बहुत प्रयत्न करने पर भी वह झाड़ी में से सिंग बाहर निकालने में असफल रहा। अब चीते से अपना बचना असंभव देख वह बहुत पछताया और कहा, हाय, अपने जिन सुंदर सिंगों पर मुझे गर्व था, उन्हीं के कारण आज मेरी मृत्यु हो रही है। क्या कहा? क्या होता है? उसको जब प्रतिबिंब उसने तालाब के अंदर देखा तो उसको अपने सींगों पर बड़ा नाज हुआ। उसको अपने सींग बहुत ही सुंदर दिख रहे थे और उनको उनका अभिमान था कि मेरे कितने सुंदर सींग है, पर उनके पैर उनको अच्छे नहीं लग रहे थे। पर क्या होता है कि ऐसे में ही एक चीता झाड़ियों में से आ जाता है और बारहसिंगा अपने पतले पैर लेकर भाग रहा था। तो वो भागते भागते जा रहा था तो बीच में एक झाड़ी आती है, तो उस झाड़ी में उसके जो सींग थे वो फंस जाते हैं और वो वहां से निकल नहीं पाता।
और ऐसे में चीता उनके पास आ जाता है, उड़ जाता है, तब उनको बड़ा ही पछतावा होता है कि जिन सुंदरता पर मुझे अपना इतना गर्व था, इतना अभिमान था, आज वही सुंदरता वाले जो मेरे सींग है उन्हीं के कारण मेरी आज मृत्यु हो जाएगी। और जिन पैरों को मैं अच्छा नहीं मानता था, मुझे अच्छे नहीं लगते थे, वही पैरों ने मेरा साथ दिया। तो इस कहानी से हमें यही देखना है कि सिर्फ सुंदरता पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर आगे है, देखते ही देखते चीते ने उसे चीर डाला। क्या हुआ? देखते ही देखते चीते ने उसको चीर डाला, यानी मार दिया। बोध सीख, वस्तु की सुंदरता की अपेक्षा उसकी उपयोगिता अधिक महत्वपूर्ण है। असुंदर वस्तु भी उपयोगी हो सकती है। तो इस कहानी में इसका बोध हमें यही मिलता है, जिससे हिरण को बारहसिंगा को अपने सिंह बहुत पसंद थे और वही सिंह उनकी मृत्यु का कारण बनते हैं, क्योंकि वो झाड़ी में फंस जाता है और चीता आकर उसको मार डालता है, चीर डालता है, वैसे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि वस्तु की सुंदरता की अपेक्षा उसकी उपयोगिता है वो अधिक महत्वपूर्ण है। सुंदरता तो आज है, कल नहीं है, वो तो उम्र के साथ ढल जाती है। और किसी वस्तु जो है, इंसान की सुंदरता हमेशा वैसे की वैसी नहीं बनी रहती। और वस्तुएं भी बहुत सारी इतनी है जो दिखने में अच्छी शायद ना हो, पर इनका काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि हम उनको इस तरह से तरछोड़ नहीं सकते, उनका बहिष्कार नहीं कर सकते। हम जब हमें उनकी उपयोगिता का पता चले और वो हमें अच्छी तरह से उपयोग में आए तो हम उनका महत्व समझ सकते हैं। तो सुंदरता से अधिक उनकी उपयोगिता जो है वो महत्वपूर्ण है। असुंदर वस्तु भी उपयोगी हो सकती है, ऐसा हमें सोचना चाहिए। सिर्फ सुंदरता को प्राधान्य नहीं देना चाहिए। सुंदरता ही सब कुछ नहीं होता, उनका कार्य क्या है, उनकी उपयोगिता क्या है, वह भी हमें देखनी होती है और उनको भी ध्यान में लेना चाहिए, सिर्फ सुंदरता को नहीं। तो ये आपकी कहानी थी, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको एक करवाई है यहाँ। दूसरी कहानियाँ मैंने आपको फर्स्ट सेम में करवाई थी, जो दिवाली वाला पहला सत्र था, उसमें भी मैंने आपको कहानियाँ वगैरह करवाया है और वो सब कुछ मैंने आपको पहले ही स्टडी मटेरियल में भी डाल दिया है। अब आगे है निम्नलिखित प्रत्येक विषय पर 150 शब्द में निबंध लिखिए। तो पहला निबंध है मेरा प्रिय अध्यापक। इससे पहले भी मैंने आपको कई सारे निबंध दिए हैं, तो इस सेम में अभी कुछ बाकी थे वो मैं करवा रही हूँ। इनके अलावा भी आपको और निबंध भी पढ़ने हैं, सिर्फ मैं जो करवा रही हूँ वही नहीं है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर करवा रही हूँ। इनके अलावा भी और पूछे जा सकते हैं। तो इनका प्रारूप है इस तरह से, प्रारूप आपको दिया गया है। परिचय, आज के अध्यापकों से तुलना, मुद्दे जो कहते हैं, ज्ञान भंडार और पढ़ाने का ढंग, खेलकूद आदि में दिलचस्पी, स्नेहपूर्ण व्यवहार और आदर्श जीवन। तो ये है मेरे प्रिय अध्यापक। उनकी इन बातों को ध्यान में रख के ये आपके प्रिय अध्यापक बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने छात्र जीवन में मुझे अनेक अध्यापकों का स्नेह तथा मार्गदर्शन मिला है, लेकिन सबसे आचार्य जी मेरे प्रिय अध्यापक रहे हैं। बहुत सारे अध्यापक उनके जीवन में आए, पर उनको सबसे ज्यादा उनके जो आचार्य थे वो अच्छे लगते थे। आज के कई अध्यापक अपने पद को केवल अर्थ प्राप्ति का साधन मानते हैं और विद्यार्थियों के सामने किताबों के पन्ने पलट देने को ही पढ़ाना समझते हैं। सच्चे ज्ञानदान और चरित्र निर्माण से उन्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आचार्य जी अध्यापक पद के गौरव और उसकी जिम्मेदारी को भली भांति समझते हैं और अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। तो कि आजकल के जो अध्यापक है वो उनको इस तरह से लगते हैं
कि विद्यार्थियों के सामने किताबें खोलकर वो पढ़ने पलट दे और ज्ञान दे दे, तो कि वही सिर्फ नहीं होता है, साथ में विद्यार्थी का चरित्र चित्रण भी करना होता है, उनको ज्ञान भी देने का काम होता है। वही कार्य उनके जो आचार्य थे वो इस तरह से करते थे। उनको अपने पद, सिर्फ पद पाने के लिए ही वो कार्य नहीं करते थे, अपने पद पे उनको गौरव था और वो अपनी अच्छी से जिम्मेदारी समझते थे और जिम्मेदारी निभाते थे, अपना योगदान इस तरह से देते थे, इसीलिए वो सबके प्रिय बने। आचार्य जी बड़े विद्वान है, उनका ज्ञान भंडार अथाह है। वैसे तो वे अंग्रेजी और हिंदी के अध्यापक हैं, लेकिन विज्ञान और गणित शास्त्र में भी उनकी रुचि कम नहीं है। अंग्रेजी व्याकरण वे इस प्रकार समझाते हैं कि सारी बातें कक्षा में ही कंठस्थ हो जाती है। हिंदी भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार है। कोई भी विद्यार्थी अपनी शंका बिना किसी भय और हिचकिचाहट के उनके सामने रख सकता है और उसका समाधान प्राप्त कर सकता है। तो कि कोई विद्यार्थी उनको बेझिझक कुछ भी अगर पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। वैसे वो हिंदी में पंडित है ऐसा कहा जाता है, उनका हिंदी विषय मुख्य रहा है, पर उनके साथ उनका अंग्रेजी, गणित और विज्ञान में भी वो बहुत सारा ज्ञान रखते हैं। वो सारे प्रश्न तुरंत ही सॉल्व कर देते हैं, ऐसे प्राध्यापक थे। आचार्य जी खेलकूद में भी खूब रुचि रखते हैं। वे विद्यार्थियों के साथ खेलने में भाग लेते हैं। नाटक, चर्चा गोष्ठी, चित्र स्पर्धा, निबंध प्रतियोगिता आदि में भी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें समय समय पर विविध क्षेत्रों में प्रगति करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। आचार्य जी कक्षा को एक परिवार मानते हैं। उन्हें क्रुद्ध होता कभी किसी ने नहीं देखा। फिर भी अनुशासन के वे चुस्त हिमायती है। पढ़ाई में कमजोर छात्रों पर उनकी ममतामयी दृष्टि रहती है। परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों को वे स्नेह से ढाढ़स बंधाते हैं। सचमुच सभी छात्र उनमें एक प्यार भरे पिता के दर्शन करते हैं। आचार्य जी बड़े निर्भिमानी है। उनकी वाणी बहुत मधुर है। उनके चेहरे से सदा प्रसन्नता और प्रतिभा झलकती है। उनके रहन सहन और वेशभूषा से सादगी प्रकट होती है। झूठ, लोभ, रिश्वत, ईर्ष्या आदि बुराइयों से तो वे कोसों दूर है। यदि ऐसे आचार्य जी मेरे प्रिय अध्यापक हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या। क्या कहते हैं कि उनके प्राध्यापक इतने अच्छे हैं कि उनको किसी भी तरह का लोभ नहीं है। वो ना तो रिश्वत देते, ना तो उनमें किसी के तरफ ईर्ष्या है, ना कभी झूठ बोलते हैं। वो सर्वगुण संपन्न है ऐसा कहा जाता है, क्योंकि सारे विषयों का भी उनको अच्छी तरह से ज्ञान है। साथ में वो खेल कूद में और गोष्ठी में भी भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं और सभी विषयों में वो हमेशा रुचिकर रहे हैं। सारे विषयों का उनको ज्ञान भी रहता है। इसीलिए ये जो आचार्य है वो अगर मेरे प्रिय हो तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है, इनमें आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। मेरे प्रिय अध्यापक हो तो इसमें आश्चर्य भी क्या है, इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इतने अच्छे इंसान हर किसी के जो प्राध्यापक है वो प्रिय हो सकते हैं, तो ये उनके प्रिय प्राध्यापक थे। अब दूसरा निबंध है, यदि मैं वैज्ञानिक होता। यदि मैं वैज्ञानिक होता तो क्या करता। तो इनके पहले प्रारूप यानी इनके मुद्दे जो है वो इस तरह से है। विज्ञान का योग, विज्ञान की शिक्षा और खोजे कुछ विशेष खोज, विशिष्ट सेवा, मेरा आदर्श उपसंहार। फिर नीचे उपसंहार लिखना है। तो यदि मैं वैज्ञानिक होता तो क्या क्या करता वैज्ञानिक बन के, उनके बारे में आपको जानना है। तो क्या क्या विज्ञान युग के बारे में, विज्ञान की शिक्षा और खोज, विशेष खोज और विशिष्ट सेवा। आप क्या सेवा करते, आप क्या सेवा करते समाज के लिए, उनके बारे में भी आपको उनका उपसंहार। आज का युग विज्ञान का युग है। जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान का बोलबाला है। जब मैं अपने चारों तरफ विज्ञान के अनोखे करिश्मे देखता हूँ तो मेरे मन में
यह इच्छा होती है, काश मैं भी वैज्ञानिक होता। वैज्ञानिक होना कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विज्ञान की ऊंची शिक्षा जरूरी है। सबसे पहले विज्ञान के क्षेत्र में ऊंची डिग्री लेकर मैं अपनी प्रयोगशाला खोलता। अपनी प्रयोगशाला में मैं उन चीजों के बारे में संशोधन कार्य करता जिनकी हमारे देश को बहुत जरूरत है। हमारे देश को सस्ती लेकिन कारगर मशीनों, दवाइयों, खेती के लिए नए नए औजारों आदि की बहुत जरूरत है। बाहर से आने वाली चीजें इतनी महंगी है कि साधारण आदमी इन्हें खरीद नहीं सकता। यदि मैं वैज्ञानिक होता तो मेरा यह प्रयत्न रहता कि सभी चीजें देश में ही बने और सब लोग उनका आसानी से लाभ उठा सके। कि मैं वैज्ञानिक होता तो बाहर से मंगवाने वाली चीजें जो महंगी मिलती है, जो दवाएं वगैरह, अगर मैं वैज्ञानिक होता तो मैं अपने देश में वो बनाता और वो आसानी से सबको मिल जाए, इस तरह का प्रयत्न करता। फिर आगे है, वैज्ञानिक बनकर मैं यह खोजने में लग जाता कि समुद्र का जल पेयजल कैसे बनाया जाए, समुद्री जल में विद्युत कैसे बनाया जाए, सूर्य की गर्मी से सस्ती ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाए, इसके साथ ही मैं कैंसर का सफल इलाज वगैरह वगैरह। एक वैज्ञानिक के रूप में मैं वैज्ञानिक संगठनों की स्थापना करता। आम जनता में विज्ञान के प्रति समझदारी और अभिरुचि बढ़ाने के लिए मैं प्रदर्शनी और चर्चा सभाओं का आयोजन करता। विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए मैं हर संभव प्रयत्न करता। मैं नवयुवकों की बुद्धि और शक्ति का सदुपयोग करता और उन्हें वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा देता। इस तरह से फिर आगे है संहार। एक वैज्ञानिक के रूप में मुझे चाहे जितनी भी सफलता मिली, लेकिन मैं यह कभी नहीं भूलता कि मैं सबसे पहले एक मनुष्य हूँ, फिर वैज्ञानिक। मेरी खोजें सारी मानवता के हित के लिए होती। आज जैसे मार्कोनी, न्यूटन, एडिसन, मैडम क्यूरी, लुई पाश्चर आदि की खोजों का लाभ सारा संसार उठा रहा है, वैसे ही मेरी अपनी खोजों द्वारा दुनिया को खुशहाल होती देखकर फूला नहीं समाता। कितना अच्छा हो यदि मैं एक सफल वैज्ञानिक बन पाऊं। तो ये वैज्ञानिक होने के इच्छाओं के विचार। यदि मैं शिक्षा मंत्री होता, अगर शिक्षा मंत्री होता तो क्या क्या करता, तो ये भी आपको मैं स्टडी मटेरियल में सब कुछ डाल ही दूंगी, ये भी आपको करना है, एग्जाम में सब कुछ पढ़ लेना है, ठीक है। ये सारे जो है शिक्षा मंत्री होता, शिक्षा मंत्री बनना एक सौभाग्य है। सस्ती और उपयोगी शिक्षा, उचित माध्यम, पाठ्यपुस्तक एवं शिक्षा प्रणाली में सुधार, अन्य सुधार। तो कहता है कि अगर मैं शिक्षा मंत्री होता तो क्या क्या करता। जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। अच्छी शिक्षा प्रणाली पर ही समाज और राष्ट्र की उन्नति का आधार है। यदि मैं शिक्षा मंत्री होता तो राष्ट्र की सेवा का यह अवसर पाकर स्वयं को परम भाग्यशाली मानता। यदि मैं शिक्षा मंत्री होता तो आज की शिक्षा को अधिक से अधिक उपयोगी और सार्थक बनाने का प्रयत्न करता। आज की खर्चीली शिक्षा पाकर और बड़ी डिग्रियों लेने के बावजूद भी बेकारी के शिकार युवकों को देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। शिक्षा मंत्री बनने पर मेरा प्रयत्न ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करने पर होता जिससे आजीविका प्राप्ति के लिए युवकों को मारा मारा न फिरना पड़े। इसीलिए मैं शिक्षा में टेक्निकल और औद्योगिक शिक्षा को प्रधानता देता। मैं शिक्षा के माध्यम के लिए मातृभाषा को उपयुक्त मानता। मेरा प्रयत्न रहता कि उच्च शिक्षा भी मातृभाषा के माध्यम से ही दी जाए, परंतु आज अंग्रेजी भाषा के महत्व को देखकर मैं उसे भी उचित स्थान देता हूँ। मैं ऐसी पाठ्यपुस्तकें तैयार करवाता जिनकी भाषा सरल और रोचक हो और उनकी रचना राष्ट्रीय भावनाओं तथा भारतीय संस्कृति के आदर्शों के अनुसार हो। शिक्षा मंत्री बनने पर मैं डोनेशन या डिपॉजिट जैसी प्रथाओं को हटा देता। मैं महाविद्यालयों में
फैशन परिस्थिति प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगाने का प्रयत्न करता। काश शिक्षा मंत्री बनकर मुझे राष्ट्र सेवा करने और सपने साकार करने का अवसर मिले। अगर ऐसा अवसर मिलेगा तो मैं ये कार्य जरूर करूँगा। तो बच्चों आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो में हम जो चैप्टर हमारा लेफ्ट है वो मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। आज का हमारा चैप्टर यहीं तक रहेगा। आज का वीडियो भी हमारे यहीं तक रहेगा।